मेरा नया चश्मा आने वाला है तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। पूरा ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी है पूरा है, तो मैंने सोचा कि फटाफट फटाफट आप लोगों का ये रिवाइज हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है भाई, एकदम शुरू से शुरुआत कर ले क्या। वैसे शुरू वाले चैप्टर से इतना समझ नहीं आएगा, मतलब ठीक है एक बार देख लेते हैं। वैसे मैंने मार्क अगर करके रखा है तो देख ही लेते हैं ऐसे क्या जाता है। हाँ, तो हेलो वेलकम हेलोवेन से शुरू होता है, ठीक है, कोई बकवास चैप्टर नहीं है लाइक IPSC एक्सेट्रा। तो हेलो वेलकम से क्या है, दे आर यूज्ड सॉल्वेंट, ठीक है। ऊपर ऊपर एक बार देख लेते हैं, सब पूरा बुक देख लेंगे, है ना, पूरा बुक एकदम ऊपर ऊपर देख लेंगे, सारे चैप्टर्स 10-15 मिनट में देखते हैं बाकी की। तो क्लोरीन कॉन्टेनिंग एंटीबायोटिक क्लोराफिनिकॉल, ठीक है भाई। ये ऐसे थ्योरी है। तो डिफिशिएंसी ग्वाइटर होता है, ये जो मलेरिया होता है ना उसके ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विन यूज़ होता है, और हेलोथेन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। मैं इसको पढ़ने के बाद ना एक बार शॉर्ट क्रिस यूट्यूब से थ्योरी पढ़ूंगा, उसके बाद RSS से कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर POQ वगैरह देखूंगा, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक का सेट हो जाएगा, फिर अपन फिजिक्स या मैथ्स देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स देखेंगे, ओके कोई बात नहीं। इसमें एल्काइल हैलाइड्स और हेलोएल्काइल। एल्काइल मतलब देखो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। और उसके बाद एलाइलिक कार्बन, तो इसमें डबल बॉन्ड के बाजू में जो कार्बन लगा होता है उसको हम एलाइलिक कार्बन बोल देते हैं, और इसको एलाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, ठीक है। या नाखून में मैंने ऐसे ताड़ दिया तो ऐसे अजीब सा लग रहा है भाई, कोई बात नहीं। उसके बाद विनाइलिक हैलाइड्स जो होता है उसमें एकदम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो हैलोजन होता है, तो ये तो पता है आप लोगों को, डबल बॉन्ड से बाजू वाला एक्स को एलाइलिक और ये हमारा विनाइलिक है ना, ये पता होना चाहिए। एराइल जो होता है ना, वो अगर बेंजीन से अटैच्ड कुछ है तो एराइल, और बेंजीन के बाद वाले कार्बन से अगर कोई एक्स अटैच है उसको बेंजाइल कह देते हैं। ये देखो है ना, ये वाला हमारा बेंजाइल वाले पार्ट में आ गया, ठीक है। नोमेनक्लेचर जो होता है वो सबका आप लोगों को पता है। वो इसमें क्या देखो, इसमें फिर भी देख लो कि एल्काइल हैलाइड्स आर बेस्ट प्रेफर्ड फ्रॉम अल्कोहल विच आर इजीली एक्सेसिबल, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल विच आर एक्सेसिबल, ओके ब्रो कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर जो CH3F है ना, वो हमारा क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 139 का है। इसके बाद ये जो एंथैल्पीज वगैरह के बारे में दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट इंक्रीजेस और फिर डिक्रीजेस, ओके। तो ये मैंने बोरा मैम से पर देखना पड़ेगा, बाकी ठीक है। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पर ये लास्ट में देखेंगे, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब बॉन्ड लेंथ वगैरह पता होना चाहिए। ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो ये लोग तो पता भी होगा ना। CH3F अगर छोटा है तो ये एकदम पास में रहेगा कार्बन के, और IQ के बहुत बड़ा है तो ये दूर दूर रहेगा, राइट। और एंथैल्पी वगैरह भी उससे ही थोड़ा मतलब बॉन्ड लेंथ का उल्टा कर दो, और डायपोल मोमेंट में थोड़ा सा याद रखना कि अब बढ़ता है फिर घटता है ना, ठीक है। पहले एकदम बड़ा और फिर एकदम घटने लगा, ऐसा सीन है। तो फ्रॉम अल्कोहल अगर करूँ तो अल्कोहल से हमको एक चीज़ समझ में आया कि एल्काइल हैलाइड जो होता है ना, वो अल्कोहल से एकदम बढ़िया शानदार एल्काइल हैलाइड्स बनता है। तो रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो विथ ACl रिपर द प्रेजेंस ऑफ कैथोलिक एजेंशियल टू ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ गिवन एसिड। हाँ, तो अल्कोहल जो 3 डिग्री होता है वो तुम्हारा बहुत बढ़िया रिएक्शन करता है, लाइक हेलो एसिड जैसे ACl हो गया, राइट, एक्सेट्रा जो हेलो एसिड होता है, तो उन सब से ये बढ़िया ऐसे ही है। तो उसके बाद अगर कुछ रिएक्शंस वगैरह दिया हुआ है अल्कोहल NaBr, तो RBr, RCl, RX एक्सेट्रा फॉर्म हो रहा है। The above method is not applicable for the preparation of aryl halides because the carbon-oxygen bond in phenol has a partial double bond character is difficult to break, ठीक है। कह रहे हैं कि the above methods, जो भी above methods यहाँ पर लिखा हुआ है वो तुम्हारा applicable नहीं है for the preparation of aryl halides। ये aryl halides के प्रिपरेशन के लिए applicable नहीं है, ओके, because the carbon-oxygen bond in phenol has a पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है बिल्कुल भाई वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डिफिकल्ट टू ब्रेक, ठीक है। हाँ, एराइल हैलाइड्स के इसलिए भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर अल्कोहल बना रहा हूँ तो जो हमारा जो वो वाला पार्ट है, एराइल वाला जो पार्ट है, तो एक सटाकर OH लगेगा, तो ये इतना टफ है ना कि अल्कोहल तोड़ के हम हैलाइड नहीं बना सकते। वही हम कर रहे हैं ना, अल्कोहल को तोड़ के हैलाइड बना रहे हैं, तो फिनॉल को तुम कैसे तोड़ोगे यार, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कैसे नहीं तोड़ पाओगे ना।
For radical chlorination and bromination, alkanes give a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkanes, which is difficult to separate as pure compounds. Consequently, yield of an single compound is low. बाकी तो इसमें कह रहे हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी इसमें जैसे क्लोरीन लास्ट में लग रहा है, इसमें क्लोरीन थोड़ा पहला है, तो एंटी मार्कोनिक चीज़ है, पर इसमें वो वाला चीज़ नहीं लग रहा। वैसे हाइड्रोजन हटा के बस क्लोरीन लगा रहा हूँ, फिर भी यहाँ लगा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह का बात लग सकता है। बाकी तुम कहाँ लगाना चाहते हो, है ना, यहाँ या यहाँ ही पॉसिबल है, और कहीं तो पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि इस साइड लगाओगे तो वही चीज़ रिपीट हो जाएगा। तो एल्किन्स की बात करूँ तो इसमें वही नीचे वाला दोनों को हटा दो और फिर यहाँ एक्स लगा दो, एक्स लगा दो, तो ये इतना पता होना चाहिए। ये ऐसे नहीं, सॉरी डबल बॉन्ड तोड़ो और फिर एच लगा दो। तो एल्किन्स जो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो एच एक्स हाइड्रोजन, अब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, तो लोगों को एच एक्स चमकता है पर HCl HBr नहीं चमकता, तो याद रखना भाई डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ के एच और एक्स लगा देना होता है, ठीक है। एल्किन इज कन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाई रिएक्शन। ये एल्काइल हैलाइड ही है ना, पूरा तो एल्केन है और ये वाला पार्ट है हैलाइड है विथ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आइड है, हाँ ठीक है। और उसके बाद प्रोपी हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाँ प्रोपीन इल्स टू प्रोडक्ट, ओके। क्या क्या दो प्रोडक्ट भाई, मेथड ओके ब्रो। हाउएवर ओनली वन प्रीडोमिनेट्स एज पर मार्कोनिक ग्रुप, हाँ यार वो तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक आयोडीन लगेगा, यहाँ पर एक लगेगा, यहाँ पर एक लगेगा, पर ऑब्वियसली तुम्हारा जो आयोडीन है वो मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से हम लगाएंगे, क्योंकि HBr होता है और HBr पर ऑक्साइड होता है। यहाँ हम HI की बात कर रहे हैं, तो HI की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो आयोडीन है वो तुम्हारा कहाँ पर लगेगा, मार्कोनिकॉव छोटा वाला, कहाँ पर कम हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये हमारा लग जाएगा। देखो जी यहाँ पर जो लगा है ना वो माइनर वाला हो गया, और जहाँ यहाँ पर लगा है यहाँ पर वो तुम्हारा क्या हो गया, मेजर हो गया, बस बिल्कुल। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलोजेंस इन द लेबोरेटरी, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4, तो ब्रोमीन को अगर मैं CCl4 में लगाता हूँ तो एन एल्किन ले लिया, ब्रोमीन CCl4 ले लिया, रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर of bromine constituent to important method for the detection of double bond of a molecule. The addition result in the synthesis of weak dibromide which is colorless. हाँ ठीक है, दो साइड ब्रोमीन लग गया, डबल बॉन्ड को हटाया, दो साइड हमारा कहाँ कर रहा हूँ भाई, ये दो साइड हमारा ब्रोमीन लग गया, बहुत बढ़िया है। उसके बाद क्वेश्चन वगैरह दिया है भाई, पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चराइजेशन एक्सट्रैक्टेड टू बी फ्रॉम फ्री रेडिकल मोनोक्लोराइजेशन। क्लोरीन लगा दो, आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ लगा दो, है ना, यहाँ लगा दो, इस वाले कार्बन पे लगा दो, और कहीं भी लगा दो, ये सारे कार्बन पे लगा दो, है ना, तो हो जाएगा रिप्लेसमेंट। अब तुम बोलोगे कि नहीं राइट साइड में लगा सकते हो, वो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि ये लगा देना और यहाँ लगा देना सेम तो नहीं बनने, तो वो सब देख के तुम्हें लगा देना होगा, है ना। इस साइड तुम क्या ही लगाओ, इस साइड लगाना या इस साइड लगाना, बात तो सेम ही है। उसके बाद एल्काइल हैलाइड्स ऑफन प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन विद एल्काइल क्लोराइड्स, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड्स जो है वो एल्काइल क्लोराइड्स के रिएक्शन से बनता है, ब्रोमाइड्स के भी NaI ड्राई एसीटोन, तो ठीक है। अगर तुम्हारे पास RCl RBr प्रेजेंट है और तुमको RI चाहिए तो तुम NaI ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में तुम रिएक्ट करा देना, तो फिंकल स्टिल रिएक्शन हो जाएगा और RI NaX बन जाएगा। NaCl और NaBr thus from is precipitation in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to Leach-Atelier principle. The synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by heating an alkyl halide chloride. अच्छा रुको, alkyl fluorides accomplish किया जाता है synthesis by heating an alkyl chloride bromide in the presence of metallic फ्लोराइड, ठीक है। मतलब ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि है ना ब्रोमीन क्लोरीन से बना रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं होगा, नहीं, बहुत बढ़िया प्रोसेस है। तो ये सब चीज़ों को हम बना सकते हैं। अच्छा रुको एक सेकंड, ये क्या कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड। यहाँ पर हम एल्काइल क्लोराइड ब्रोमीन मेटालिक फ्लोराइड, अच्छा मेटालिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में, मतलब तुम्हें अगर यहाँ पर फ्लोरीन लगाना है, जैसे आयोडीन लगाना है तो फिर तो तुम NaI एसीटोन लगा दोगे, पर अगर फ्लोरीन ने क्या मतलब गुना गया ना, तो फ्लोरीन अगर तुम्हें लगाना है तो तुम्हें एक मेटेलिक फ्लोराइड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आयोडीन के केस में तुम NaI यूज़ कर रहे थे, अल्टीमेटली वो एक मेटेलिक आयोडाइड है, और इसमें तुम एक मेटल फ्लोराइड यूज़ कर रहे हो, लाइक
AgF, Ag2F2, COF2, SbF3 है ना, सब मेटेलिक क्लोराइड है, ये सब तुम यूज़ करके बना सकते हो। उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HCl HBr और HBr पेरोक्साइड दो रिएक्शन होता है। अगर HCl HBr तुम वगैरह यूज़ करते हो तो RX बन जाएगा, पेरोक्साइड वगैरह यूज़ करते हो तो फिर एंटी मार्कोनिकॉब लग जाएगा। उसके बाद ये तो बस वही रिएक्शन हो गया। टॉल्यूइन जो है वो X2 के साथ रिएक्ट करता है Fe और डार्क के प्रेजेंस में, तो भाई यहाँ पर एक हेलोजन लग जाएगा और एक ऑर्थो में लग जाएगा, एक पैरा में लग जाएगा। ये तो ठीक है, हमें पता होता है। जो ऑर्थो है पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, ये तुम सोच सकते हो ना कि दोनों को हम इतना अच्छे से सेपरेट क्यों कर पाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है भैया। Reactions with iodine are reversible in nature and require the process of oxidizing agent. आयोडीन के साथ रिएक्शन की बात हो रही है, ओके, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ता है टू ऑक्सीडाइज द Ri formed during iodination. Fluorocompounds are not prepared by this method due to high reactivity of fluorine from amines by Sandmeyer reaction. When a primary aromatic amine dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite, ठीक है, sodium nitrate in NO2, a diazonium salt is formed mixing the solution of freshly prepared diazonium salt with cuprous chloride. ये कभी कभी देखते हैं, जैसे ये BDC फॉर्म हुआ, BDC को हम फिर अगर Cu2X3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर वो एराइल हैलाइड बन जाएगा हमारा। तो मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम सॉल्ट विथ क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड हो ब्रोमाइड हो, रिजल्ट्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम सॉल्ट बाय Cl और Br। तो BDC को हम चाहे Cu2X2 या Cu2Br2 जिसके साथ रिएक्शन कराए तो वो उस हेलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ द डायजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप बाय द आयोडीन Ki डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड, ठीक है, एंड इज डन सिंपली बाय सेकिंग द डायजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडीन। ये अच्छा खासा रिएक्शन कर जाता है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर तुम BDC के साथ रिएक्शन कराते हो तो ऑटोमेटिक ये बंदा हट जाएगा और आयोडीन लग जाएगा बस, और N2 वाला तो बन ही रहा है। लुकास रिएजेंट की बात करो तो ACl और ZnCl2 रिएजेंट होता है और इस चीज़ को ग्रुप्स प्रोसेस बोलता है। क्या बोलता है? लुकास रिएजेंट या जो हमारा टेस्ट होता है ना उसको वैसे ग्रुप्स प्रोसेस बोल देता है। बाकी यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, तो इस बंदे के साथ अगर HBr का रिएक्शन करा है तो हमारा डबल बॉन्ड हट के यहाँ पर ब्रोमीन लग गया, यहाँ पर फिर H लग गया, HBr, हाँ HCl करेंगे तो यहाँ H यहाँ Cl लग जाएगा। और क्योंकि ये देखो तुम्हारा मार्कोनिकॉब एडिशन होगा क्योंकि पेरोक्साइड, इसमें जैसे पेरोक्साइड है तो फिर ये कहाँ ऐड होगा, जो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इधर लग गया, यहाँ पर नॉर्मल मार्कोनिकॉब है तो फिर वो इधर लग गया, सिंपल है। और इसका वगैरह तो इसका सॉल्यूशन दिया नहीं है इन गधों ने। तो फिर एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस एंड प्योर। तो एल्काइल हैलाइड जो होता है वो कलरलेस होता है, जो प्योर होता है कलर वाला नहीं होता। और यहाँ DDVD मत घुसा देना, DD मतलब DD ट्रांजिशन एक्सेट्रा। भाई एल्काइल हैलाइड्स कलरलेस ही होता है प्योर में। और उसके बाद हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर when exposed to light, but volatile halogen compounds have sweet smell। क्या बात है भाई, इन लोगों को स्मेल में भी स्वीट वगैरह दिख रहा है, सही है भाई, क्या बताओ यार, मतलब ठीक है। मिथाइल क्लोराइड जो है, मिथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल क्लोराइड है, सम क्लोरोफ्लोरोमीथेंस, फिर ये CFC है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है। Gases with room temperature higher members of liquids and gases. If we have already learned, molecules of organic halogen compounds are generally polar. Okay, but ठीक है यार, due to higher polarity as well as higher molecular mass as compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction like dipole van der Waals है ना, stronger in halogen derivatives. That's why the boiling point of chloride, bromide, iodides are considerably higher than those of the hydrocarbons of comparable molecular mass। भाई क्या कह रहा हूँ भाई, देखो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों का ही बहुत ज़्यादा है
उन हाइड्रोकार्बन से जो जिनका मास कंपेरेबल है इससे, ठीक है। मतलब जिसमें तुम्हारा हैलोजन वगैरह लगा है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं तुम्हें को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ये बात पता होना चाहिए। जो ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल ऑफ वैन डर वाल, ये लोग स्ट्रॉन्गर है हैलोजन डेरिवेटिव्स में। अच्छा, एज वेल हायर मॉलिक्यूलर मास एज कम्पेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। हाँ ठीक है, मतलब देखो अगर क्लोरीन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, हाइड्रोजन आएगा। और अगर हाइड्रोजन तुम्हारा नहीं रह रहा, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का मास कम है, ऑब्वियसली तुम्हारा जो हेलोजन है उसका मास ऑब्वियसली तुम्हारा हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही होगा ना। तो अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मास ज़्यादा हो रहा है, मास ज़्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्स और जो तुम्हारा डाइपोल फोर्स है वो सब भी ज़्यादा होगा, वो सब ज़्यादा होगा। तो फिर आराम से बंदा कह सकते हो कि हाँ चलो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब ज़्यादा कर देंगे भाई, है ना। तो उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना मतलब क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा उसको बॉयल कराने के लिए, तोड़ने के लिए, बॉयल कराने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना मतलब क्या, बहुत मतलब कम टेम्परेचर में उसको ले जाना पड़ेगा तभी वो मेल्ट करेगा, मतलब थोड़ा सख्त लौंडा बन जाएगा, है ना, यही बात है। तो ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द इंक्रीज इन साइज द मास ऑफ halogen atom, with the increase in size and the mass of halogen atom the magnitude of van der Waal forces increases। अच्छा कह रहे कि दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर, मतलब देखो तुम एक बात समझ रहे हो, जो हमारा आर आई है वो तुम्हारा क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट आर आई का ज़्यादा है, उसके बाद आर बी आर सी एल आ रहा है। क्यों भाई, क्योंकि आर आई अल्टीमेटली आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है, तो फिर तुम्हारा वैन डर वाल फोर्सेस भी ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आर आई का बहुत ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन के जगह अगर तुम्हारा आयोडीन जैसे कोई हेलोजन लगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो कितना मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास है, दो, वहीं हेलोजन का तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता है, तो ये ऐसे ऐसे दिखता है, ग्राम नहीं भाई, मतलब AMU है द एटॉमिक मास यूनिट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, मतलब कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, ठीक है, आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स डिक्रीज इन इंक्रीज इन ब्रांचिंग। फॉर एग्जाम्पल 2-bromo 2-methyl propane has the lowest boiling point among the 3 isomer। इन तीनों में से लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमारा, जितना ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो ब्रांचिंग वाले को तोड़ना आसान होता है, ठीक है, मतलब जो इतना यूनाइटेड बंदा रहेगा ना वो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर भाई ब्रांच कर लिया है और तुम अलग अलग सब अलग अलग चले गए हो तो फिर आराम से तोड़ देंगे तुम लोगों को। तो ये चीज़ थोड़ा पता होना चाहिए। देखो इतना लंबा है, बड़ा लंबा है ना, और तो तगड़ा भी दिख रहा है। तो 375 है, ये 364 है, ये छुटकू सा सरफेस एरिया भी कम हो गया इसका, तो फिर ये 346 हो गया और लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में से हो गया। तो ऐसे ऐसे हम देखा करते हैं यार, ब्रांचिंग जितना बढ़ेगा ना उतना तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और मास जितना बढ़ेगा उतना, तो पहले हम मास वगैरह देख लेंगे, उसके बाद ब्रांचिंग वगैरह देख लेंगे, तो बस काम बन जाएगा हमारा। नहीं, इतने सब मास सेम है तो फिर हम ब्रांचिंग को कंसिडर कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन, isomeric dihalogen nearly the same, however the para isomers have higher melting point as compared to the ortho and meta isomer। ठीक है भाई, पैरा वाले को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली तोड़ना मुश्किल होगा। इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट इन द क्रिस्टल दैट इज बेटर एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। बहुत ही सही है। उसके बाद जैसे पैरा वाला जो है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट तुम दिख भी रहा है कि भाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, रुको भाई, इसमें तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, अबे ये क्या हो रहा है, हाँ मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है पर बॉइलिंग पॉइंट कम है, बात समझ रहे हो? नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, रुको, ये सबसे ज़्यादा, ये फिर बहुत घट गया, ये फिर थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, ये सबसे छोटा, नहीं ये डिसेंट है, थोड़ा घटा, उसके बाद बहुत बढ़ गया, ठीक है, मतलब इसका ग्राफ समझ रहे हो तुम, ये थोड़ा घटा और ये और थोड़ा सा ही बढ़ा,
और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अल्टीमेटली चीज़ है वही आ रहा है, इसका भी ग्राफ तुम्हारा ऐसे घट के ऐसे बढ़ रहा है और ये भी घट के बढ़ रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है और ये इससे तो कम ही बढ़ रहा है ना, पर इससे ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके पैटर्न याद रखना। पहले ऑर्थो लिखा था, उसके बाद मिट्टा लिखा था, उसके बाद पैरा लिखा था। रीजन वगैरह में जाओगे तो फिर कह सकते हो कि पैरा जो मेटा है ये ऐसा कचरा आदमी है ना, इसमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग में सब कम हो जाता है, पर फिर भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा, अब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब क्या बोलूँ, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मेल्ट कराना फिर मतलब मुश्किल है, मतलब टेम्परेचर बहुत घटाना पड़ेगा तब मेल्ट होगा, ठीक है। और इसको 446 अगर है तो ये मतलब इससे थोड़ा कम हो, हाँ ये सबसे कम है मेटा वाला। तो इसको तुम इजीली बॉयल कर सकते हो, इजीली बॉयल करके तोड़ सकते हो इसको, तो सही है। उसके बाद ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हेवियर देन वाटर, ठीक है। तो ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हेवियर देन वाटर। The density increases with increasing number of carbon atoms, halogen atoms and atomic mass of the halogen atoms। क्या कह रहे हो भाई? The density increases with increasing number of carbon atoms. Bromo iodo polychloro derivatives of hydrocarbons are heavier than water। water से heavier है कौन कौन? ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद डेंसिटी इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, कार्बन जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतना बढ़ेगा, हेलोजन बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा, एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेगा। तो ठीक है, डेंसिटी वगैरह याद रख लेंगे। जैसे इसमें मास बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी भी देखो बढ़ता जा रहा है। कंपाउंड तुम अगर इसमें देखो, जैसे ये कंपैरिजन हो, इसमें देख लो यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा है, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा क्लोरीन है, तो डेंसिटी यहाँ भी बढ़ रहा है। तो जितने नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ेंगे तुम्हारा डेंसिटी बढ़ता जाएगा। तुम्हारा अगर एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है तो फिर भी वो बढ़ता जाएगा, चाहे हेलोजन का एटॉमिक मास बढ़ा हो तो काम बन जाएगा तुम्हारा। सॉल्युबिलिटी अगर कहे तो हेलो एलिगेंस जो होता है ना वो स्लाइटली आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। In order to dissolve the haloalkane in water, energy required to overcome the attraction तो ठीक है, solubility of haloalkanes in water is low due to inability of making halogen bonds with water, due to inability of making hydrogen bonds with water। कह रहा है कि solubility of haloalkanes in water is low, ठीक है। solubility of haloalkanes in water is low, haloalkanes वाटर में easily soluble नहीं होता। क्यों नहीं होता? इन ऑर्डर टू डिजॉल्व हेलोअल्केन इन वाटर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन हेलोअल्केन मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलोअल्केन्स इज, ठीक है ठीक है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन सेट अप बिटवीन द हेलोअल्केन्स। मतलब देखो, तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगेगा ना, मतलब तुम ना अगर हेलोअल्केन्स वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, मतलब क्या, हेलोअल्केन्स अपने बीच के बॉन्ड तोड़ के वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाने में उसको कम एनर्जी मिल रहा है और ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है उसके बॉन्ड को तोड़ने में। तो मतलब तोड़ने में जितना एनर्जी खर्च हो रहा है ना, उससे कम एनर्जी मिल रहा है उसे बॉन्ड फॉर्म करने से। देखो, बॉन्ड तोड़ने से एनर्जी, मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगता है पर जोड़ने के लिए एनर्जी नहीं लगता। तो जोड़ने में जो एनर्जी आ रहा है, जोड़ने में एनर्जी आता है, तो जोड़ने में जो एनर्जी आ रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी लग रहा है तोड़ने में, तो ऑब्वियसली वो तोड़ना बंद कर देगा क्योंकि कम एनर्जी मिल रहा है। वो कहाँ से तोड़ेगा? एनर्जी तो बैलेंस होना चाहिए ना हर जगह। तो हाउएवर हेलोअल्केन, इसलिए हेलोअल्केन जो होता है ना वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तुम चाहे फिनाइल बेंजीन डाल दो या तुम एराइल बेंजीन डाल दो, मतलब एराइल क्लोराइड डाल दो, जो भी हो, एराइल बेंजीन क्या कह रहा हूँ यार, एराइल क्लोराइड डाल दो, ये सब बकवास चीज़ तो तुम्हारा मतलब सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में, ऐसा सीन होता है। तो हाउएवर हेलोअल्केन जो होता है वो टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट करता है, कोशिश करता है, मतलब क्या कर सकते हैं आप। हेलोअल्केन जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में
डिजॉल्व होने की कोशिश करता है, बिकॉज द न्यू जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होता है haloalkanes and solvent molecules have much the same strength and the one being broken in the separate haloalkanes and solvent molecules। कह रहा है कि the haloalkanes जो होते हैं वो tend to dissolve in organic solvent because the new intermolecular attraction between haloalkanes and solvent molecules। haloalkanes जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना चाहता है बिकॉज द न्यू इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन haloalkanes एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो नया इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फॉर्म होता है बिटवीन haloalkanes एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैव मच द सेम स्ट्रेंथ। जो न्यू इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फॉर्म होता है haloalkanes और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। दी haloalkanes टेंड टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिजॉल्व होना चाहता है बिकॉज haloalkanes टेंड टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज हाँ, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होना चाहता है haloalkanes, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना चाहता है बिकॉज न्यू इंटरमॉलिकुलर जो अट्रैक्शन फॉर्म होता है haloalkanes और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में have much the same strength as the one being broken in the separate haloalkanes। क्योंकि जो नया इंटरेक्शन फॉर्म होता है ना haloalkanes और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के, वो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ रहता है एज द वन बीइंग ब्रोकन इन द सेपरेट haloalkane सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मतलब तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है जोड़ने में उतना ही लगता है, तो काम बन जाता है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। वही है, मतलब वाटर के साथ वो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, जोड़ने में उतना एनर्जी मिलता नहीं है। पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जोड़ने में एकदम वही एनर्जी लगता है जो तोड़ने में लगता है, तो काम बन जाता है मोटा मोटा, है ना। तो रिएक्शंस ऑफ haloalkanes will be divided into three categories like न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, रिएक्शनरी मेटल्स। तो ये तीनों पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शनरी मेटल्स। तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। बाय।